हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 3 जून है और आज हम लोग 3 जून के करेंट अफेयर को कवर करेंगे। ओके, आपको बता दें कि इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करिएगा या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे उस पर आप लॉगिन करके शामिल होकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है कि किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 3 से 7 जून 2026 तक भारत दौरे पर हैं। तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह है वेनेजुएला के। कहाँ के? तो वेनेजुएला के ये राष्ट्रपति हैं। कौन? तो डेल्सी रोड्रिगेज। अब हम लोग वेनेजुएला के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। जो वेनेजुएला है दक्षिण अमेरिका का प्रमुख तेल उत्पादक देश है। कह सकते हैं कि यहाँ पे तेल भंडार की वजह से ही अमेरिका के द्वारा इस पे कब्जा किया गया है और वहाँ के सरकार को अपने कह सकते हैं कि नियंत्रण में, यानी कि मनचाहा सरकार को स्थापित किया गया है। ओके, तो वेनेजुएला की जो राजधानी है कराकास है। इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है वेनेजुएला आज के डेट में कोई भी एग्जाम के लिए, क्योंकि इस पे जिस प्रकार अमेरिका का कब्जा हुआ। यहाँ का जो मुद्रा है वेनेजुएलाई बोलीवार है और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है स्पेनिश है। ओके, इसके अलावा देखा जाए तो वेनेजुएला से संबंधित तथ्य, विश्व के सबसे बड़े पेट्रोलियम भंडार वेनेजुएला में पाया जाता है। यहाँ का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है एंजेल जलप्रपात है। तो एंजेल जलप्रपात किस देश में अवस्थित है? तो वेनेजुएला का में है और जो वेनेजुएला है दक्षिण अमेरिका का देश है। यहाँ की सबसे जो लंबी नदी है ओरिनिको नदी है और यहाँ का जो प्रमुख झील है माराकैबो झील है। ओके, तो माराकैबो झील किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला में। यहाँ पे जितने भी आपको पॉइंट मिलेंगे, चाहे करेंट हो चाहे स्टैटिक हो, वो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप प्लीज़ कुछ भी आपको मिस नहीं करना है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि श्री मातृ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ओके, तो कहाँ पे किया गया है? तो इसे किया गया है कर्नाटक के वेलथागड़ी में। श्री औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कर्नाटक के वेलथागड़ी में किया गया है। हम लोग देखेंगे कर्नाटक से संबंधित कुछ तथ्य। तो हम लोग देखेंगे कि जो कर्नाटक है इसकी राजधानी बंगलुरु है। कहाँ पे है? बंगलुरु। और बंगलुरु जो है भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में प्रसिद्ध है। किस रूप में? तो भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में। कर्नाटक में ही हम्पी विश्व धरोहर स्थल जो है स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में ही हम्पी विश्व धरोहर स्थल स्थित है। और कर्नाटक की जो राज्य पशु है वह है हाथी। आपको बता दें कि हाथी सबसे अधिक जो है कर्नाटक में ही पाया जाता है। इसके बाद दूसरा स्थान असम का आता है। ओके, कर्नाटक का जो राज्य वृक्ष है वह है चंदन। कौन सा है? चंदन। कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है। कौन सा है? कन्नड़। आपको कमेंट में बताना है कि जो शास्त्रीय भाषा है वह कितनी है और कौन कौन सी है। आपको जवाब अवश्य देना है, क्योंकि जवाब देने से होता क्या है कि चीज़ें हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। ओके, तो कृपया आप कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा तो समझिए कि आपको परमानेंट मेमोरी में ऐड हो गया। ओके, आप सर्च करें, नहीं पता है तो सर्च करके भी लिखे, लेकिन लिखे अवश्य। ओके, प्रमुख नदियाँ जो हैं कृष्णा, तुंगभद्रा लिखा हुआ है लेकिन यहाँ तुंगभद्रा है, सॉरी, इसको तू बना लीजिएगा। तुंगभद्रा, शरावती और कबिनी जो है ये नदियाँ कर्नाटक में से होकर बहती हैं। ओके, शरावती नदी पर ही एक प्रमुख जलप्रपात जोग जलप्रपात अवस्थित है। ओके, कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक में ही कॉफी उत्पादक किया जाता है
बहुत व्यापक रूप से, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन कर्नाटक में ही किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक चिकमंगलुर है जो कि कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन के द्वारा यहीं पर यनम से कॉफ़ी के पौधा को लाकर लगाया गया था चिकमंगलुर में, इसीलिए कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र को चिकमंगलुर में ही स्थापित किया गया है कर्नाटक के। ओके, कर्नाटक का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है उसका नाम है यक्षगान। क्या नाम है? उसका नाम है यक्षगान। यानी कि आपको एग्जाम में दे सकता है कि जो यक्षगान है वह किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको आंसर में क्या लगाना है? कर्नाटक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि 3 जून को डीके शिव कुमार किस राज्य के नए सीएम के रूप में शपथ लिए हैं? कौन? तो डीके शिव कुमार। तो यह आपके कर्नाटक के ही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। कौन? डीके शिव कुमार। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो वियतनाम के साथ। यानी कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति हेतु वियतनाम के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। ओके, अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कुछ देख लेते हैं कंटेंट। जो ब्रह्मोस मिसाइल है भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति 2.8 से 3 मैक है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है फायर एंड फॉरगेट तकनीक से लैस है और यह कम ऊंचाई पर उड़कर रडार से बचने की क्षमता रखता है। ब्रह्मोस मिसाइल का जो निर्माता है कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस। कौन सी है? ब्रह्मोस एरोस्पेस। आपको एक और बात बता दूं कि इसमें जितने भी आपको कंटेंट दिख रहे हैं, चाहे करेंट हो चाहे स्टैटिक हो, एग्जाम की दृष्टि से सभी VVI हैं। ओके, आपको सभी को ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम लोग वियतनाम से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं कि वियतनाम की जो राजधानी है वह है हनोई। क्या है? हनोई। और वियतनाम एक समाजवादी गणराज्य है। यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जैसे मेकांग नदी वियतनाम से होकर बहती है और लाल नदी भी वियतनाम से होकर बहती है। मेकांग नदी को वियतनाम की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो वियतनाम की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो मेकांग नदी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि रुद्रम 2 कौन सा? तो रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित है, इसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो परीक्षण है उड़ीसा में किया गया है, उड़ीसा के पारादीप। ओके, उड़ीसा से संबंधित हम लोग तथ्य देख लेते हैं कि हम लोग जान लिए कि रुद्रम 2 जो मिसाइल है इसका परीक्षण उड़ीसा में पारादीप में किया गया है। उड़ीसा की जो राजधानी है वह है भुवनेश्वर। कहाँ पे? भुवनेश्वर। उड़ीसा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल 1936 को मनाया जाता है। कब? 1 अप्रैल 1936 को इसका कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से इसका निर्माण हुआ था। इसी वजह से 1 अप्रैल को मनाया जाता है। किस रूप में? तो उत्कल दिवस के रूप में। उड़ीसा में ही भारत की प्रसिद्ध झील चिल्का झील अवस्थित है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। कैसा झील है? तो लैगून झील है। आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। उड़ीसा में कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ओके, यहाँ में कुछ प्रमुख मंदिर हैं जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और जगन्नाथ मंदिर भी यहाँ पे है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है क्योंकि काला बलुआ पत्थर से इसका जो है निर्माण हुआ था। आपको कमेंट में बताना है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। इसके अलावा हम लोग जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा में अवस्थित है, जहाँ पे इसे संबंधित रथ यात्रा को निकाला जाता है, जिनमें बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जो भाई बहन है इनसे संबंधित है। ओके, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि उड़ीसा भारत का पहला राज्य बना
जिसने ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए समुद्री स्थानिक योजना लागू की है। तो समुद्री स्थानिक योजना किसने लागू किया है? तो उड़ीसा ने लागू किया है। ब्लू इकोनॉमी क्या होता है? तो ब्लू इकोनॉमी समुद्र में जो संसाधन है जैसे मत्स्य पालन, अन्य खनिज उत्पादन, ये सभी से संबंधित, यानी कि समुद्र से जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं, उसे हम लोग ब्लू इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि शहरी स्थानीय निकाय द्वारा पहली बार सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर विकसित किया गया है? कहाँ पर विकसित किया गया है? तो यह पुदुचेरी में किया गया है, यानी कि पुदुचेरी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा पहली बार सेज विकसित किया गया है। ओके, हम लोग पुदुचेरी से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं कि पुदुचेरी में 4 जिले हैं और चारों जिलों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पहला पॉइंट है कि जो 4 जिले हैं 3 राज्य में हैं। कितने राज्य में? 3 राज्य में फैले हुए हैं, जिसमें तमिलनाडु में देखा जाए तो कराईकल और पुदुचेरी अवस्थित है। ओके, इसके अलावा माहे जो जिला है केरल में अवस्थित है और जो यनम है आंध्र प्रदेश में है। ओके, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो यनम है आंध्र प्रदेश का, और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वह है माहे केरल में। ओके, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो पुदुचेरी है वो फ्रांसीसी उपनिवेश का प्रमुख केंद्र था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि पुर्तगाली था या फ्रांसीसी था। आपको ध्यान में रखना है फ्रांसीसी। ओके, और यह जो है 1954 में भारत में विलय हुआ था। कब? 1954 में। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है कि ऑपरेशन शेरूवाली का संबंध किस राज्य या यूटी से है? तो आपको इसका जवाब देना है, कौन सा है? तो यह है जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन शेरूवाली का संबंध जम्मू कश्मीर से है। यह है क्या? तो ऑपरेशन शेरूवाली जो है यह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला में आतंकियों की तलाश करने हेतु चलाया गया एक अभियान है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय में कितने जजों की नियुक्ति की गई है? तो इसका आंसर है 5। कितने? 5। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो 5 नए जजों की नियुक्ति की गई है वो कौन कौन है। तो इन 5 जजों में पहले हैं न्यायमूर्ति शील नागू। कौन? न्यायमूर्ति शील नागू। इसके बाद नेक्स्ट है न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर। कौन? न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर। इसके बाद है वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना। कौन? वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना। इसके बाद है न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। कौन? न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। और इसके बाद है न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। ओके, इसके बाद प्रश्न उठता है कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, वह किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल है आर्टिकल 124। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है कि विनीत मैकार्थी। कौन? विनीत मैकार्थी कहाँ के कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो यह है अंडमान निकोबार, यानी कि विनीत मैकार्थी जो है अंडमान निकोबार के कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अंडमान निकोबार से संबंधित हम लोग कुछ तथ्य देख लेते हैं कि अंडमान निकोबार की जो स्थापना है, अंडमान निकोबार का स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। यहाँ का जो अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय है वह कलकत्ता हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, यानी कि उसका स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है, बल्कि कलकत्ता जो उच्च न्यायालय है वहीं अंडमान निकोबार के मामला को देखता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में ही अवस्थित है, जिसका नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है? बैरन द्वीप। और इसके अलावा देखेंगे कि अंडमान और निकोबार को किस रेखा के द्वारा अलग किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार को अलग किया जाता है।
अंडमान निकोबार की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसके अलावा आपको बता दूं कि वहाँ पे जो जलवायु है मानसूनी है, शीतोष्ण है, प्लस में आर्द्र जलवायु है, वहाँ पर भी पाया जाता है। यानी 3 प्रकार की जलवायु पाया जाता है, पर्णपाती जलवायु भी पाया जाता है। इसके अलावा वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन जनजातियों का नाम देगा और पूछेगा कि इनमें कौन कौन जनजातियाँ हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती हैं। तो इसमें है ग्रेट अंडमानी, जरवा, जरना, ओंगे, सेंटिनली और शोम्पेन। ये जनजातियाँ अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। कौन कौन? ग्रेट अंडमानी, जरवा, जरना, ओंगे, सेंटिनली और शोम्पेन। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। भारत यानी कि पूरे भारत का द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। इसके अलावा आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि जो भारत की मुख्य भूमि है, द्वीपों को छोड़ दिया जाए तो उसका सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वह होगा आपको कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। ओके, और समग्र रूप से देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पे अवस्थित है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? तो वह है मलेशिया। कौन सा है? तो मलेशिया ने हाल ही में क्या किया है कि प्रतिबंध लगा दिया है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पे। आपको कमेंट में बताना है कि मलेशिया से पहले वो कौन सा देश था जो ऐसा किया था। आपको क्या करना है? कमेंट में इसका आंसर अवश्य देना है। तो इसका आंसर होगा मलेशिया, और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऐसा किया गया है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में पंजाब ने प्रथम स्थान हासिल किया। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका आंसर आप बताएं। इसका आंसर होगा नीति आयोग। क्या होगा? नीति आयोग। नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं प्रधानमंत्री। ओके, आपको कमेंट में बताना है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ओके, आपको क्या करना है? कमेंट में इसका आंसर देना है। तो आज इतना ही, और फिर कल हम लोग मिलेंगे 4 तारीख के करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप पीडीएफ के लिए प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ पे मैसेज करिए, या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य दोस्तों के पास भी शेयर करें, और अपना फीडबैक अवश्य दें कि कैसा वीडियो रहा और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद।